यूजीसी के नए नियम यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियम, तो उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मगर उस चर्चा से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार इसको लेकर जो विरोध और जो इसके ऊपर बातचीत की गई उसकी कुछ वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि इसको लेकर हरियाणा से भी प्रतिक्रिया आई, देश से भी प्रतिक्रिया आई और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। दिल्ली के अंदर जब मैं कॉलेज दिनों में था तो मुझे एक घटना याद आती है। एक छात्र मुझको आकर कहता है कि भैया मैं क्रिकेट की टीम में एडमिशन लेना चाहता हूँ, कॉलेज की टीम के अंदर, आप उसमें मेरी मदद कीजिए। फिर जब मैं उसको कहता हूँ कि ये मेरिट के आधार पर क्रिकेट की टीम में प्रवेश लिया जाता है, तो वो कहता है कि भैया आप छात्र नेता हैं, मुझे नहीं पता, आप एडमिशन कराइए वरना मैं आपके ऊपर SC ST एक्ट लगाऊंगा। तो ऐसी जब घटनाएं मेरे साथ हो सकती हैं तो देश के अंदर किसी भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ होनी लाजमी है, टीचर के साथ होनी लाजमी है। तो बात अगर हम SC ST OBC के अधिकारों की कर रहे हैं तो जनरल के अधिकारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। बात तो कल का हो ही गया। आप जिसको विश्व गुरु बताते थे उसको तेली बताने लग गए। यही लोग तेली लगे बताने जो लोग हिंदू राष्ट्र बनावा थे। तेली कह रहे हैं कल से। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा और इससे ज्यादा जातिवाद क्या होगा? आगे तो अभी से जातिवाद पे आ गए। ये लोग ये कहते थे ना मैं यूनिवर्सिटी चाहिए ना कॉलेज चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। सेना कमजोर करी जब ये लोग सड़कों पर नहीं आए, देश का रुपया टूटा, लोकतंत्र खत्म होने लग रहा। ये लोग आज लग सड़कों पे नहीं आए। अब ये हिंदू राष्ट्र को भूल के मोदी जी को भी तेली बताने लग गए, सड़कों पे आज। क्यों भाई? कहाँ गया जाति पाति का छोड़ो नारा? कहाँ गया? और बाकी स्वर्ण समाज जो प्रदर्शन कर रहा, वो कह रहा जाट समाज आ ही नहीं रहा। करण देव न कर, हम कल 13 महीने दिल्ली रहे, वे हमारे साथ ही नहीं लगे कोई भी। अच्छा, जिन किसानों का डंडे लगे जट्टों का, कहाँ थे वे लोग? वह तो नहीं लिखड़े जिद। अच्छा, तो अब जो कर रहा काम बढ़िया कर रहा, मोदी अच्छा है। अभी अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे। हालांकि गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों के अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। CGI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला की बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने है टिप्पणी याचिका पर की, मगर फिलहाल ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार जो यूजीसी के ये नए नियम थे आखिर थे क्या, और इसको लेकर लगातार अलग अलग जगह पर एक तलाश की जा रही है ताकि इसके बारे में पूरी चर्चा की जा सके। ये वीडियो आपने देख लिए होंगे और इन वीडियो से आपको अलग अलग बात पता लग गई होगी कि जाति आधारित जो भेदभाव है उसको लेकर किस तरह की सोच जो है आज समाज में है। और ये जो गजट आया, जिसको गजट कहा जा रहा है, यूजीसी के नए नियम ये क्या है, इसको लेकर आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये 13 जनवरी 2026 को ये किया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अगले नियमों तक रोक लगा दी है। फिर भी ये क्या था, ये चर्चा का विषय रहेगा और इतिहास में भी ये दर्ज हो गया है कि इसका विरोध किया गया। और जिनके लिए ये आया था, क्या उन्होंने इसका समर्थन किया, ये भी एक सवाल रहेगा। ये किसके पक्ष में आया था और इसको लेकर क्या कुछ भ्रांति थी या वो सच था, ये सब इसको पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। अगर हम पढ़ना शुरू करें तो इसमें यही लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रतिबद्ध है, मगर इसको और भी मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। ये क्यों आया, इसको लेकर जो चर्चा है उसका कारण यह है कि पिछले समय में रोहित वेमुला और पायल जो जाति आधारित उत्पीड़न के मसले थे, इसको लेकर काफी चर्चा हुई और उसके बाद न्यायालय ने ये कहा कि इसको ये उत्पीड़न के मामले दोबारा नहीं आने चाहिए और इसके लिए फिर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए,
तब ये जाकर एक जो हमारे सामने आधार बनकर आया, जिसको हम कह रहे हैं कि यूजीसी 2026। तो इसके अंदर जो यूजीसी का पेपर है, इसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है, उसी से पढ़कर हम आपको सुना रहे हैं। तो इसको लाने का उद्देश्य क्या है, मैं उद्देश्य पढ़कर इसको बता दूं, मगर उससे पहले इसके बारे में क्या कहा गया है। ये कहा गया है विनियमों का नाम, जो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसको 2026 के तौर पर इसको जाना जाएगा। ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। हालांकि इस पर अभी रोक लगा दी गई है माननीय न्यायालय ने। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो इसमें लिखा हुआ है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजनों या इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में हितधारकों के मध्य पूर्ण समता व समावेश को संवर्धन करना, ये इसका उद्देश्य था। तो इसमें आपने देख लिया, यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और इसके अलावा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना। यानी कि ये जो 2026 यूजीसी नए नियम है, वो किसी एक उसके लिए नहीं है, वो इन सब के लिए है जिनके अभी हमने नाम आपको पढ़ के सुनाए हैं। और इसकी परिभाषाएं भी स्पष्ट करते हुए इसमें कहा गया है। परिभाषाओं में क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि अधिनियम का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का 3 है। पीड़ित व्यक्ति का अर्थ इसमें यह है कि जिसके पास विनिमयों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है। जाति आधारित भेदभाव में इसका अर्थ है अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर जो भेदभाव है। इसके अलावा आयोग का अर्थ है जो आयोग स्थापित किया गया है, यानी कि 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और भेदभाव का अर्थ जो है वो और भी स्पष्ट कर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5वें कॉलम में बताया गया है कि भेदभाव का अर्थ है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी प्रकार के हितकारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई विभेद, बहिष्कार, प्रतिबंध, पक्षपात भी शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रभाव शिक्षा में समान और निष्प्रभावी या अक्षम करना है और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हों। तो आपने देख लिया, ये सिर्फ जाति में नहीं है, इसके अलावा भी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग यानी कि महिलाएं के खिलाफ अगर कोई उत्पीड़न है, दिव्यांगता के विरुद्ध कोई उत्पीड़न है, इसके अलावा धर्म के विरुद्ध कोई उत्पीड़न है, इसके अलावा नस्ल के विरुद्ध कोई उत्पीड़न है, और जहां जन्म स्थान यानी कि किसी एक जन्म स्थान से कोई व्यक्ति किसी एक ऐसी जगह से आया, उसको कहकर वैसा चिढ़ाना, तो वो भी भेदभाव इसमें शामिल है। यानी कि इसमें सिर्फ जाति की बात नहीं की गई, इसमें सब तरह की बातचीत की गई है। फिलहाल माननीय न्यायालय का कहना है कि इसमें स्पष्टता नहीं है, इसलिए फिलहाल इस पर रोक लगा दीजिए। समता के अन्य सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि लागू कैसे होगा, तो इसको लेकर उन्होंने कहा गया कि समता हेल्पलाइन जो है वो प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी और समान अवसर केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे। और ये किस पर लागू होगा, किसके लिए लाभप्रद होगा, यानी कि वो संस्थान के जो शिक्षक हैं, वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो सब इसमें शामिल रहेंगे। और इसका कर्तव्य क्या होगा? इसका कर्तव्य होगा कि भेदभाव को मिटाना और हितकारकों के बीच यानी कि जो वहां पर लोग हैं उनके बीच में समता का जो संवर्धन है, जो इक्वलिटी है, उसको आपस में स्थापित करना इसका जो कर्तव्य जो रहेगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर कहा गया है कि हितकारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने तथा जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा और लिंग, दिव्यांगता या इस तरह का कोई भी पूर्वाग्रह हो, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करना इसमें शामिल है। यानी कि सिर्फ, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ एक बात नहीं लिखी गई कि ये जाति के बारे में अपनी बातचीत करेगा, इसके अलावा भी बहुत एक बड़ा ब्रॉड जो है उसमें दिया गया है। ये मैं वही पढ़कर सुना रहा हूं जो इसमें लिखा गया है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आगे भी एक विमर्श का इशू रहेगा कि आखिरकार ये क्या था और इसका विरोध क्यों किया गया और ये किन लोगों के समर्थन में था और वो लोग आखिरकार क्यों नहीं बोल पाए, क्या उन तक ये पहुंचा नहीं, क्या वो इसको समझ नहीं सकते थे। तो खैर, इस पर आगे बढ़ते हैं कि ये समिति जो है किस तरह से कार्य करेगी। तो इसमें लिखा गया है कि संस्थान के जो प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे, जो प्रमुख होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। उस शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर सदस्य के रूप में होंगे, यानी कि एक जो है अध्यक्ष और 3 प्रोफेसर, और वरिष्ठ संकाय सदस्य भी हो सकते हैं।
उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी इसमें शामिल होगा। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के जो दो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षिक योग्यताओं, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, विशेष आमंत्रण के रूप में इसमें शामिल होंगे। और समान अवसर केंद्र का जो पदेन सदस्य हैं वो इसमें सचिव के तौर पर काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर अभी जो मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग जो लोग हैं, ये इनकी संख्या 10 के करीब हो जाती है, 10 हो जाती है ये। और इसके बाद जो अगला जो इसमें 7 नंबर कॉलम है उसमें कहा गया है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का, यानी 5 लोग इसमें और शामिल कर दिए गए हैं। 10 और 5 यानी 15 लोगों से इसकी एक कमेटी बनेगी, ये इसमें कहा गया था। और इसके साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 2 वर्ष का रहेगा। विशेष आमंत्रित जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 1 वर्ष का रहेगा। और समिति की वर्ष में 2 बार बैठकें होंगी। बैठक के लिए कोरम जो है उसको बताया गया है, जिसमें अध्यक्ष शामिल होंगे और विशेष आमंत्रित सदस्यों को छोड़कर 4 की संख्या इसमें होगी। और पिछले 6 माह में प्राप्त मामलों पर इसमें कार्रवाई होगी, ये इसमें कहा गया है। और समान अवसर केंद्र के जो कार्य होंगे उसको भी इसमें बताया गया है कि वो किस तरह से कार्य करेगा, उसकी भी पूरी जो लिस्ट है इसमें शामिल है। और इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें कहा गया है कि समता समूह यानी इक्वलिटी जो स्क्वाड हैं वो बनाए जाएंगे। और इनके साथ में जो इक्वलिटी स्क्वाड हैं वो इस तरह से काम करेंगे, वो लगातार लोगों के बीच में रहेंगे, वहां के संस्थान के बीच में रहेंगे और इसकी जो जानकारी इकट्ठे करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक इकाई जो विश्वविद्यालय की है, वो विभाग है, संकाय है, स्कूल है, छात्रावास है, पुस्तकालय है, सुविधा के जो भी केंद्र है, वहां पर समता दूत यानी इक्वलिटी एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किए जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। और ये किस तरह से कार्य करेगा उसको लेकर भी है कि इसके उपाय क्या क्या हैं। तो उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश या प्रवेश के नवीनीकरण के समय सभी छात्र तथा सभी संकाय सदस्य एक कर्मचारी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे समता को संवर्धन देंगे, यानी कि समता को बढ़ाएंगे और बिना किसी भेदभाव के इसमें शामिल होंगे। तो इसके अलावा भेदभाव की घटनाओं पर इसमें कहा गया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप में या समान रूप में अवसर केंद्र पर ईमेल भेजकर दे सकता है। और पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय भी रखी जाएगी, ये भी इसके अंदर लिखा गया। और इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना हेल्पलाइन पर देने का भी प्रावधान होगा। अगर वो अपने आप को गुप्त रखना चाहता है तो वो भी रखा जाएगा। और समता समिति से समता समिति जो बनेगी वो 24 घंटे के ऊपर इसमें बैठक करेगी और समता समिति मामले को यूजीसी के किसी अन्य वर्तमान लागू या कानून के अधीन भी इस प्रकार है जो कर सकती है, कार्रवाई की जानी जो भी आवश्यक है वो की जाएगी। और 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी जो एक प्रति है उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी जिसके द्वारा ये शिकायत जो है की गई है, जो पीड़ित व्यक्ति है। और अपील को लेकर भी इसमें प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि समता समिति का प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति, जो समता समिति के जो प्रतिवेदन है अगर उससे कोई असंतुष्ट है तो असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल किसी भी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक इकोनॉमिक क्यूरी न्याय मित्र नियुक्त कर सकते हैं। और इसका जो खर्चा होगा वो भी जो उन्होंने लिखा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थान के द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। और जो ये अधिनियम विनियमन जो ये लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसके द्वारा समय समय पर संशोधन के अनुसार 30 दिन के भीतर अपील का निपटारे के प्रयास किए जाएंगे, तो ये इसमें लिखा गया है। और ये पूरे जो है करीबन 7 पेज है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये अभी भी इंटरनेट पर उपलब्ध रहेगा और इसकी कॉपी जो है हम भी डाल देंगे। इसमें ये बताया गया है कि ये कानून, ये जो नए नियम थे, नए नियम क्या थे और इसको लागू करने के बारे में क्या क्या कहा गया था, क्योंकि कई बार ये जानकारी होती है कि ये जो नियम आए थे आखिरकार क्यों इसका विरोध हुआ, क्यों कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और क्या ये स्पष्ट था, क्या ये अस्पष्ट था, या फिर इसका विरोध तो किया गया और जिसके लिए बना था क्या वो लोग इसके समर्थन में आए, अगर समर्थन में नहीं आए तो क्यों नहीं आए, क्या वो इसको जानते नहीं थे, क्या वो इसको पढ़ नहीं रहे थे, ये जो भी कोई कारण हो, ये हमने एक बार इस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी जानकारी जरूर दीजिएगा और हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी कोई नई चीज आती है तो बेहतर है कि हम लोग उस पर पढ़ें। वो लोग हमारे पक्ष में भी हो सकती है, हमारे विपक्ष में भी हो सकती है, पर बेहतर होगा कि उसको पढ़ने के बाद हम उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो ये गजट ऑफ इंडिया जो
यूजीसी के नए नियम, उसको हमने आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश की और इसका जो ड्राफ्ट है वो भी हम इसमें डाल देंगे ताकि आप उसको पढ़ पाएं। और फिलहाल हम इस बात को फिर से दोहरा दें कि फिलहाल इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अब आगे इसका भविष्य क्या होगा वो अगली सुनवाई में तय होगा। अगर आप इस तरह की जानकारियां समय समय पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए शब्द मंच के फेसबुक चैनल को और यूट्यूब चैनल को दोनों को ही लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।